साझेदारी फर्मों को पढ़ने का जो अपना सिलसिला है उसको आगे रखते हैं और सेकंड वीडियो पर चलते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स को देखा था, प्रकृति कैसी होती है साझेदारी फर्मों की। अब बात करते हैं कि साझेदारी विलेख क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो सिंपल है एकदम, डेफिनेशन एकदम आसान है। क्या है? जिस अभिलेख में, अभिलेख मतलब रिटन है, ठीक, अभिलेख है, लिखा हुआ है, साझेदारों के बीच समझौते के विवरण समाहित हो। ठीक, समझौता जो भी है उसका विवरण लिखा हुआ है जहां पर, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पार्टनरशिप डीड या फिर साझेदारी विलेख। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि यार हम लोगों को पहले चैप्टर में ही, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि रिटर्न होना जरूरी नहीं है। तो जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का, वो कहता क्या है कि आप मौखिक रूप से भी काम कर सकते हो, उसको भी साझेदारी माना जाएगा, जरूरी नहीं है लिखा हो, लेकिन लिखा हो तो बेहतर है। तो जो मौखिक है उनके लिए कोई विलेख नहीं होगा, है ना। जैसे ऐसे मान लीजिए कि कुछ देश है जिनका संविधान लिखा होता है, कुछ होते हैं जिनका नहीं होता। जैसे ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहां का, हालांकि ब्रिटेन और इंग्लैंड में थोड़ा डिफरेंस है। ब्रिटेन मान लो अभी, तो ब्रिटेन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, ठीक। अच्छा, और इंडिया, भारत, यहाँ का संविधान लिखा हुआ है। तो लिखित और मौखिक दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन जब लिखित है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? साझेदारी विलेख। कोई झगड़ा हुआ, कोई भी समस्या आई तो इसका फायदा मिलता है आपको, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, चीजें क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समझौते के विवरण समाहित हो। किस तरह के विवरण? सारी चीजों को अभी हम लोग एक बार वीडियो में अपनी किताब में दे रखा है, एक साथ कौन कौन सी चीजें होती है सारी हैं, हम उनको देख लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, ये हो, स्पष्ट हो। हर साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, है ना। प्रत्येक साझेदार द्वारा जो भी पूंजी का निवेश है उसकी मात्रा, फिर लाभ विभाजन का अनुपात। लाभ और हानि दोनों की बात होती है। हम लोगों ने बताया था कि लाभ का मतलब क्या होता है? निगेटिव लाभ भी हो सकता है, नकारात्मक लाभ, और नकारात्मक लाभ ही क्या होता है? हानि होती है। तो उसका अनुपात आपस में किस हिसाब से बांटा जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, वो बात करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं सबको बराबर देंगे, अभी बस की बात करेंगे। फिर पूंजी और ऋणों पर ब्याज में हिस्सेदारी, है ना। किसका ब्याज, किसका पूंजी? तो किसी ने पूंजी लगा रखी है तो उस पूंजी पर क्या फर्म उसको ब्याज देगी? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कोई ब्याज नहीं देगी। ब्याज मिलना अधिकार नहीं है, पूंजी लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तो किसी भी साझेदार द्वारा पूंजी लगाया जाना जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं है कि उसको उस पर कोई ब्याज मिले। लेकिन अगर विलेख में हमने लिख दिया है कि आपको इतना ब्याज देंगे तो दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसकी बात कर लेंगे। इसी में समझ लीजिए ये सारी चीजों का मेंशन होता है। सारे पॉइंट्स जो है उनको एक एक करके भी देख लेंगे संक्षेप में। लेकिन लेखांकन पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की डिस्कस चीजों का होता है वो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेखांकन के हेतु जो प्रावधान है। अच्छा, क्या क्या है? लाभ और हानि का विभाजन अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस इंसान को कितना लाभ मिलेगा। 5:3:2 कुछ भी हो सकता है, वो कितना रहेगा ये लिख देना स्पष्ट। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सभी लोगों को, चाहे जिसने जितनी पूंजी लगाई है, बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बराबर हिस्सेदारी। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें तो, समझ गए। हो सकता है किसी ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, बहुत ज्यादा काम करा, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो भी बराबर मिलेगा। इसलिए स्पष्ट करना बहुत अच्छा रहता है, जरूरी रहता है, ठीक। अच्छा, पूंजी पर ब्याज। जिसने भी व्यवसाय के लिए जितनी जितनी पूंजी का कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर व्यवसाय उनको कोई ब्याज देगा क्या? अगर कुछ नहीं लिखा है तो कोई ब्याज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता तो है ही है। तो वहां पर आपका उत्तरदायित्व बनता है। व्यवसाय आपको फायदे में हिस्सा दे सकता है, वो बात मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ब्याज दे जो आपने पूंजी लगा रखी थी। लेकिन अगर लिख दिया है तो फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिए, अगर लिखा है तो देंगे, नहीं तो आपका अधिकार नहीं है पूंजी पर ब्याज मिलना। अच्छा, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का मतलब क्या हुआ कि मैंने पूंजी लगा रखी थी, ब्याज, और व्यवसाय में काम चल रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ एडिशनल अमाउंट है और मैं एक पार्टनर था, मैंने पैसे निकाल लिए। अब जो मैंने पैसे निकाल लिए तो मैं क्या वापस से फर्म को पैसे दूंगा? आप समझ रहे हैं। तो अगर मैंने पैसे निकाले तो वो मेरे लाभ का हिस्सा भी हो सकता है मेरे पूंजी पर ब्याज का हिस्सा हो सकता है उसको छोड़ करके मैंने कुछ निकाल लिया। तो अगर मैंने आहरण किया हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मेरी तरफ से फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरा हिस्सा भी माना जा सकता है। मेरे लाभ में तो हिस्सा रहेगा ही, साथ में पूंजी पर ब्याज भी अगर लिखा हुआ है तो वो हिस्सा भी आ जाएगा। तो अगर मैंने पैसे निकाल लिए तो उस पर मुझे बाय डिफॉल्ट
ब्याज देने की जरूरत नहीं है अन्यथा लिखा ना हो। अगर लिखा हुआ है कि अगर आपने आहरण किया इस समय में तो आपको इस इंटरेस्ट पर पैसे वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूंजी पर आपको ब्याज मिलेगा ये जरूरी नहीं है, आपने जो पैसे निकाल लिए उस पर आप ब्याज दोगे ये भी जरूरी नहीं है, लिखा है तो देना होगा और तभी मिलेगा। ऐसे अगला आ जाता है प्रवृद्ध राशि। अब प्रवृद्ध बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्या होता है? लोन। किसको लोन? व्यवसाय को ही पैसों की जरूरत थी, आप अपना पूंजी का हिस्सा दे चुके थे लेकिन उसके बाद भी व्यवसाय को लोन की जरूरत पड़ी तो आपके पास आपने अपने व्यक्तिगत पैसे से उसको पैसे दे दिए। फर्क किसको? साझेदारी फर्म को। ऐसी स्थिति में ये आपकी सीधी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। सीधी जिम्मेदारी तो आपको पूंजी में जो कंट्रीब्यूशन था वो देना था, फिर आपने व्यवसाय को उसको जरूरत पड़ी तो आपने मदद की, इसलिए यहां पर आपका अधिकार बनता है। किसका अधिकार बनता है? ब्याज प्राप्त करने का। और ये जो ब्याज है आपने जो भी लोन दिया है उस पर 6% के हिसाब से 6% वार्षिक ब्याज की दर से आपको मिलता है, ठीक। अच्छा, फिर क्या अगला पॉइंट है? फर्म के कार्यों हेतु पारिश्रमिक। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सारे लोग फर्म के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो व्यवसाय का संचालन है जरूरी नहीं कि सारे लोग करें, तो जो लोग व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं वो लोग व्यवसाय के लाभ में हिस्सा ले सकते हैं, वो तो है ही है, लेकिन हो सकता है कि वो अपना कुछ पारिश्रमिक भी लें, कुछ सैलरी भी लें, कुछ स्टाइपेंड भी लें। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवसाय है, व्यवसाय में सैलरी का सीधा सीधा तो लेना देना आता नहीं है, लेकिन अगर मेंशन्ड है तो आपको ये भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, ये क्या लिखा हुआ है? परिवर्तन के लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होती है। किस चीज में परिवर्तन के लिए? जो भी हमारा पार्टनरशिप डीड है अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो सारे लोगों की सहमति चाहिए। ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी की हो गई तो चल जाएगा, सारे की चाहिए। कोई भी अगर नहीं कर रहा होगा तो आप परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहली बार जब बना था तब भी सारे लोगों की सहमति से बना था। तो यहां पर क्या होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। यहां पर ऐसा लिख करके आ जाएगा कि मेजॉरिटी अगर हो गई एक तरफ या 2/3 बहुमत हो गया, ये वैसा केस नहीं है। यहाँ पे सारे लोगों को चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि जो स्टैम्प एक्ट है, स्टैम्प का अधिनियम है, उसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों के अनुसार उचित प्रकार से प्रारूपित कर लेना होता है आपको, और तैयार कर लिया आपने, फिर अधिमान्यता रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। कंपनीज का अलग होता है, फर्म्स के लिए अलग है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? अधिमान्यता रजिस्ट्रार। उनके पास आपको पंजीकृत करा देना चाहिए, ठीक। क्या लिखा हुआ है? कराया जाना चाहिए। क्या लिखा है? चाहिए। कराना होता है ऐसा नहीं लिखा है, चाहिए लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप करा लेंगे तो फायदा रहेगा, है ना। देखिए, पहले तो मौखिक हो और लिखित हो, ठीक। तो मौखिक है तब तो बिल्कुल भी कोई भी झगड़ा होगा तो बड़ी काफी परेशानी होगी क्योंकि पता ही नहीं है मौखिक में क्या बोला गया था। लिखित होगा तो उसका अच्छा प्रमाण हो गया। लिखित होने के साथ साथ आपने उसको प्रमाणित करके पंजीकृत करा लिया तो वो और ज्यादा उसको वैलिडिटी मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे समझौते में क्या क्या होता है उनको एक साथ देख लेते हैं एक साथ में, तो उसमें फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एक बार आइडिया भी मिल जाएगा। चलिए उसको देखते हैं। तो बात करते हैं कि साझेदारी विलेख में क्या क्या विषय वस्तु होती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको मेंशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो फर्म का नाम क्या है, उसका पता क्या है और मुख्य व्यवसाय क्या है, ठीक। लेखांकन दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण थी, उनको भी हम अभी मेंशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो इन जनरल हमें ध्यान रखने होते हैं। कब? जब हम लोग पार्टनरशिप डीड बना रहे होते हैं। अच्छा, सभी साझेदारों के नाम और उनका पता क्या क्या है, फिर प्रत्येक साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि, ये इंपॉर्टेंट रहता है लेखांकन दृष्टिकोण से भी। अच्छा, और फिर क्या जाएगा? फर्म की लेखांकन अवधि, ठीक। किस अवधि में आप लेखांकन कर रहे हो और आगे का भी कई बार ऐसा होता है कि किस टाइम के लिए पार्टनरशिप रहती है वो भी आप डिफाइन कर देते हो। अदरवाइज कौन सी लेखांकन अवधि को आप फॉलो करोगे वो भी निर्धारित हो जाता है यहाँ पर। फिर साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि, ये भी एकदम सिंपल है। बैंक खातों का संचालन करने के बारे में नियम, तो इसमें भी ऐसा होता है। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जैसे एसबीआई बैंक है तो उसमें भी इंटरनेट बैंकिंग में अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं। व्यापार में आप जाओगे तो फिर व्यापार है, विस्तार है, उसकी 2-3 तरह की कैटेगरीज रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एटीएम कार्ड एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में कंपनी के लिए मिला हुआ है ना। मेनली पार्टनरशिप में वो चीज होती है। तो ऐसा होता है कि और कंपनीज के लिए इशू नहीं करते हैं। तो किस तरह के नियम रहेंगे, कौन बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर पा रहा होगा, बैंक अकाउंट से किसी और को पेमेंट करना है तो किसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, इस तरह की चीजें भी होने लगी हैं। तो यहाँ पर भी वो जो नियम है कि कौन इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हम उनको भी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लाभ एवं हानि के विभाजन का अनुपात, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी, ठीक। जो लाभ का अनुपात होता है नॉर्मली वही हानि का अनुपात रहता है, और ये जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं तो 5:3:2, ठीक है, या 3:2:1,
और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो क्या हो जाता है 1:1:1। अगर 3 लोग हैं तो तीनों में बराबर बराबर बंट जाता है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अगला है पूंजी, ऋणों एवं आहरणों आदि पर ब्याज की दर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पूंजी अगर ऑलरेडी किसी ने दे रखी है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको वापस दो, अगर देना है तो किस रेट पर दोगे आप ही निर्धारित करोगे। किसी ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म उसको 6% के हिसाब से वापस रिटर्न करेगी, वो चीज फिक्स्ड है। और साथ में आहरण, अगर किसी ने पैसे निकाल लिए हैं तो क्या उससे वापस में ब्याज लिया जाना चाहिए फर्म वापस उससे पैसे लेगी क्या, क्योंकि फर्म से उसने पैसे आहरित किए हैं। तो इन सारी चीजों की जो रेट है वो भी आप डिफाइन कर देते हो और ये भी अकाउंटिंग पर्पसेस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या होता है, अंकेक्षण की नियुक्ति का तरीका यदि कोई हो। अंकेक्षक क्या होता है, जो हमारा ऑडिटर होता है। तो हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, हमारे मतलब जो फर्म के, उसमें किस तरह हम ऑडिटर की नियुक्ति कैसे करेंगे। ठीक है, और होता है ऐसा ही है कि इन फर्म्स को इंटरनल ऑडिटिंग में करा करके भेजना होता है, तो अंकेक्षक कौन होगा इसको भी डिफाइन करना होता है। फिर वेतन, कमीशन आदि यदि किसी साझेदार को दे हो तो अगर देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पारिश्रमिक मिलना कोई गारंटी की बात नहीं है, लेकिन कितना दिया जाना चाहिए और क्या रहेंगे नियम उसको भी हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर। फिर प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया था स्टार्टिंग में कि सीधे तौर पर व्यवसाय का संचालन करना जरूरी नहीं है कि सारे साझेदार करें, लेकिन जिसके जो जो रोल्स रहेंगे, जो उसके अधिकार होंगे, क्या क्या लिखा हुआ है, अधिकार, फिर कर्तव्य और फिर उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व यहाँ पर आ जाती है लायबिलिटीज। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए लॉस भी हुआ तो हम किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। नॉर्मली लाभ और हानि तो एक ही जैसा कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमारे लॉस रहे, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टनर, कोई फर्म है जो नुकसान में चल रही थी, अब उसी में पार्टनर्स और आ गए, तो फिर किस तरह से जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उसमें किस तरह से चीजें दी जाएंगी उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो ये वो वाली लायबिलिटीज की बात है। अदरवाइज जो लाभ विभाजन रहता है वो तो हमारे करंट ईयर में जो चल रहा है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में, करंट जो अभी चालू लेखांकन अवधि है उसमें जो है उसको डिफाइन कर देते हैं। लायबिलिटीज में मुख्य रूप से जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं हम उनकी बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, और आगे जो है उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। फिर क्या है, फिर आपका एक या अधिक साझेदारों के दिवालियेपन के कारण पैदा होने वाली हानि का निष्पादन। ठीक, अच्छा दिवालियापन जो है दो तरह से चीजें होती हैं, एक तो पैसे खत्म हो गए किसी का या बिल्कुल रहा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई लॉस हुआ और 2-3 पार्टनर्स हैं, उसमें से कुछ पार्टनर्स ने के पास पैसे रह ही नहीं गए, उनकी निजी संपत्ति भी ले ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है उसका कोई अपना खुद का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है लीगल। तो अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो साझेदारों से पैसे ले जाएंगे, और उनसे पैसे लेने के बाद भी दिवालियापन अगर हो गया, कुछ लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे, अब बाकी हानि की भरपाई कैसे की जाएगी उस चीज का भी डिस्क्रिप्शन होता है। फिर फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा। अगर फर्म आप डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विडेट कर रहे हो, फर्म टूट गई, अब पार्टनरशिप नहीं रही, तो फिर किस तरह के इसके जो परिसंपत्तियां उनका बंटवारा कैसा होगा, बाकी सारी चीजों का बंटवारा कैसा होगा, उसको भी हम लोग पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं। और साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटान किस तरह से होगा इसकी बात होती है। एक साझेदार का प्रवेश, सेवानिवृत्ति या फिर मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम। यहाँ पर समझिए कि जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती है ना। पार्टनरशिप की साख की बात भी हम लोग करेंगे, उस पर भी फर्क पड़ता है, लाभ विभाजन अनुपात पर भी फर्क पड़ जाता है ना। और एक होता है गेनिंग रेशियो, अभिलाभ अनुपात, उस पर भी कई बार फर्क पड़ता है। तो वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, और इसी में हमारा भी आगे के जो चैप्टर्स आएंगे, 4 चैप्टर में हम लोग सेवानिवृत्ति और मृत्यु की बात करते हैं। तो सेवानिवृत्ति और मृत्यु दोनों ही लगभग एक जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए हम उसको एक साथ एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों में भी क्या क्या होगा वो भी हम लोग पार्टनरशिप नीड में ही मेंशन कर देते हैं। और व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई अन्य मसला है तो उसको भी मेंशन कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो ही मुद्दे हैं उनको ये मेंशन करते हैं। और ध्यान रखिए कि हर तरह के मुद्दे को हम मेंशन कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? मेंशन कर ही नहीं सकते। और इसी वजह से जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम है 1932 का, उसके प्रावधान यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट जो हम लोग किसी पार्टनरशिप डीड में बनाते हैं, और एक बार इन सारे पॉइंट्स को देख लेना काफी अच्छा रहता है। डायरेक्टली इस तरह से हमारे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको आइडिया लग जाना चाहिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। लेखांकन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बता भी दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, और उसी पर हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे अपना अगला वीडियो। बाकी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बता दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं,
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।